ओडिशा के भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इंदिरा गांधी ने कहा, I am alive today. I may not be there tomorrow. मैं आज हूँ पर शायद कल ना रहूं, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। मेरे खून का हर एक कतरा देश की खुशहाली और ताकत को बढ़ाएगा। पंजाब और पूरे देश में बिगड़ते हालातों से इंदिरा गांधी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह उनके इस भाषण के दूसरे दिन ही होगी, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। पर वही हुआ जिसका इंदिरा को डर था। 31 अक्टूबर को करीब 10:30 बजे दूरदर्शन पर एक खबर आई। उस जमाने की फेमस न्यूज एंकर सलमा सुल्तान ने टीवी पर कहा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्हीं के 2 सिख गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हमला कर दिया है। उन्हें सुबह 9:30 पर एम्स ले जाया गया है। इंदिरा गांधी की हालत अभी नाजुक है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा पे जानलेवा हमला करके लिया है। दूरदर्शन पर यह खबर क्या आई, पूरे भारत में हलचल मच गई। सबकी नजरें अब दूरदर्शन और रेडियो पर टिकी हुई थीं। फिर शाम 7 बजे दूरदर्शन के इवनिंग न्यूज पे सलमा सुल्तान एक बार फिर आई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। भारतीय रेडियो पर आवाज गूंजी, प्रियदर्शिनी ने दम तोड़ दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे साथ नहीं रही। 31 अक्टूबर को शाम के वक्त जैसे ही यह खबर लोगों के कानों तक पहुंची, दिल्ली ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और जिसका असर पूरे भारत में दिखा। इंदिरा गांधी की मौत का असर 1 से 3 नवंबर 1984 को दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा दिखा जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता है। उन 3 दिनों में सिखों को पगड़ी उतारकर खींचकर बाहर निकाला जा रहा था। उनके ऊपर टायर, रजाई, पेट्रोल, मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जानवरों की तरह जिंदा भूना जा रहा था। सिखों की दुकानें लूटी जा रही थी। दुकान में ही पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। भागने की कोशिश करने वाले परिवारों को गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर गाड़ी में ही जला दिया गया। सरदारों को मारकर उन्हें तड़पता अधमरी हालत में ही सड़कों पर छोड़ दिया गया। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा तांडव का कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंदिरा को किसी और ने नहीं, उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मारा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में। और इस बदले की आग में दिल्ली के सिख अब जल रहे थे। पर उनके बॉडीगार्ड्स ने अचानक उन पर हमला नहीं किया था, उन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के 14 दिन पहले 17 अक्टूबर 1984 को रात के सन्नाटे में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह, कहर और सतवंत सिंह छत पर खड़े बात कर रहे थे। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो सिखों के हित में नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार हैं इंदिरा गांधी, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही नहीं था। एक संत को आतंकवादियों की तरह मार गिराया गया। इंदिरा गांधी की मौत का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार और जर्नैल सिंह भिंडरांवाला बनेगी। खालिस्तान की मांग गलत नहीं है, बस थोड़ा इंतजार, हम बदला लेकर रहेंगे। और इन लोगों ने बदला ले भी लिया। इंदिरा की मौत के बाद नेशनल और इंटरनेशनल रेडियो और टेलीविजन पर लगातार एक ही खबर छाई हुई थी, इंडियन आर्मी का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसने इंदिरा गांधी की जान ले ली। भिंडरांवाले जीते जी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे और अपने जाने के 6 महीने बाद भी इंदिरा गांधी की मौत का कारण बन गए। जब भी भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत का जिक्र होता है, कुछ सवाल अपने आप ही उठने लगते हैं। आखिर कौन था जर्नैल सिंह भिंडरांवाले? अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम क्यों दिया गया?
पंजाब में खालिस्तान की मांग क्यों उठने लगी? जानने के लिए सुनते रहें। सबसे पहले सवाल उठता है, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहां धर्म के नाम पर एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग क्यों? कौन थे भिंडरावाले, जिसे मारने के लिए अमृतसर में सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार का सही कारण क्या था? पंजाब से उठ रहे इन मुद्दों को समझने के लिए भिंडरावाले ने जिस खालिस्तान की इस मांग को बढ़ावा दिया था, उस खालिस्तान को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों की तरफ नजर घुमानी होगी जो खालिस्तान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब 18वीं शताब्दी में पंजाब ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। सही मायने में देखा जाए तो खालिस्तान की मांग भले ही बाद में उठी, लेकिन इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हो चुकी थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने छोटे छोटे सिख मिसलों को मिलाकर सिख अंपायर की शुरुआत की। 1799 से 1849 के बीच सिख छोटे छोटे गुट नहीं बल्कि एक अलग साम्राज्य है, और इस सिख साम्राज्य का केंद्र हमारा लाहौर होगा। उस दौर के सिख साम्राज्य, जिसे पंजाब प्रोविंस भी कहा जाता था, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लाहौर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा ये सभी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश अंपायर आने के बाद भी 18वीं सदी तक सिख साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत से बचा रहा, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने उस दौर के पंजाब पर कब्जा करना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। सिख साम्राज्य के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यह अच्छा मौका है सिखों की जमीन को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का। लॉर्ड एलनबरो के लीडरशिप में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हुई और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में पंजाब का ये प्रोविंस अंग्रेजों के हाथों हार गया। पंजाबी बोली और सिख धर्म के हिसाब से एक साम्राज्य का गठन भारत की आजादी से कई साल पहले 18वीं सदी में हो चुका था और यहीं से खालिस्तान की शुरुआत हुई थी, जिसे उस दौर में पंजाब सूबा भी कहा जाता था। बाद में आया 1947 का वो दौर जो सिखों की सबसे बड़ी समस्या बन गया। अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन दो हिस्सों में बंट भी गया था। मुस्लिम ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पश्चिमी पंजाब या यूं कहें पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। दोनों तरफ हत्याएं हो रही थी। इसी दौरान इतिहास का पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। ईस्ट पंजाब भारत का होकर रह गया, तो वेस्ट पंजाब, जहां सिखों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था, वो सिंध के साथ पाकिस्तान में जा मिला। बंटवारे के इस दर्द के साथ सिखों के बीच एक आवाज गूंजने लगी, जिसने विरोध का रूप लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान हम सिखों का हुआ है। हमारा सिंध पाकिस्तान से जा मिला। हम अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए। परिवार छूट गए, गांव छूट गए, पड़ोसी छूट गए। महाराजा रणजीत सिंह की देखरेख में जो सिख साम्राज्य 18वीं सदी तक एकजुट रहा, बंटवारे ने आखिरकार सिख साम्राज्य को टुकड़ों में बांट ही दिया। 1947 से बंटवारे का दर्द अपने दिल में छुपाए सिख आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग अंदर छुपी हुई थी, जो 1956 के दौरान खुलकर बाहर आने लगी। यहाँ पर सिख समुदाय भी दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। एक थे निरंकारी, जो ये मानते थे कि 10वें धर्म गुरु के बाद और भी जीवित गुरु हो सकते हैं। वहीं दूसरे थे कट्टर सिख, जो 10वें धर्म गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अनंत काल तक गुरु की उपाधि दे चुके थे। फिर भी दो अलग अलग गुटों के बावजूद भी सिखों का समुदाय एक धर्म और एक तरह की बोली के साथ बंधा हुआ था। 1956 में सिखों ने एक बार फिर आवाज उठानी शुरू की। हमें एक अलग सिख मेजॉरिटी स्टेट चाहिए।
हमें सिखों का एक अलग सूबा चाहिए। लेकिन भारत सरकार सिखों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने सामने आकर बोला, सिख मेजॉरिटी स्टेट की मांग सही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, इसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिख मेजॉरिटी स्टेट नहीं तो कम से कम हमें ऑटोनॉमी का तो अधिकार है। सिख समुदाय अपने लिए ऑटोनॉमी की मांग करता है। सिखों का एक बड़ा समूह उस दौरान ये चाहता था कि उन्हें थोड़ी स्वायत्तता मिल जाए, या यूं कहें ऑटोनॉमी का अधिकार उन्हें दिया जाए। और यहीं से खालिस्तान की मांग बढ़ चढ़कर शुरू होती है। 1920 में पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हुई जिसे अकाली दल के नाम से जाना जाता है। हमें पंजाब सूबा चाहिए जहां पंजाबी भाषा ज्यादा बोली जाती है। हमें अपना एक राज्य चाहिए। हम धर्म की नहीं भाषा की बात कर रहे हैं। जब सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया है तो पंजाब को क्यों नहीं? और आखिरकार अकाली दल की भाषा के नाम पर शुरू की गई रणनीति अपना रंग दिखाने लगी और 1966 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को अलग किया गया और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। बंटवारे और उस दौरान हो रहे दंगों के बाद भी जो सिख भारत में थे, उन्हें आखिरकार उनका अधिकार मिल गया था। लेकिन अब परेशानी की शुरुआत हुई सिख डायस्पोरा की ओर से। डायस्पोरा का मतलब वो लोग जो देश छोड़कर हमेशा के लिए बाहर बस चुके हैं। और सिखों की तरफ नजर घुमाएं तो इनकी बहुत सी आबादी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएसए में बसती है। आज की भाषा में कहा जाए तो ऐसे ही एक एनआरआई सिख ने कनाडा से एक आवाज को पंजाब तक पहुंचाना शुरू किया। हमें पंजाब एक अलग देश चाहिए। हमें अपनी खुद की पहचान चाहिए। हमें खालिस्तान चाहिए। ये थे जगजीत सिंह चौहान, जिन्होंने विदेश में जा बसे सिखों को ये समझाने की कोशिश की और अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में विदेश में बसे सिखों ने खबर भी छपवा दी कि खालिस्तान एक अलग राज्य बन रहा है। और तो और खालिस्तान की करेंसी की छपाई भी शुरू हो गई। वहीं अकाली दल अलग बात कर रहे थे। 20 साल से जब से भारत आजाद हुआ है, पानी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, पंजाब की इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हम एक अलग देश की नहीं, पर एक अलग समृद्ध राज्य की इच्छा रखते हैं। पंजाब की समस्याएं दूर होनी चाहिए। अकाली दल ने ऑन पेपर कभी भी खालिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग नहीं की, पर हाँ, वो भी पंजाब को ऑटोनॉमी दिलाना चाहते थे। वहीं जब 1966 के बाद पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, अभी भी राजनीति, पानी, जमीन, रिसोर्सेज को लेकर समस्याएं पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के बीच चली आ रही थी। ऐसे में 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत हम सिखों की कुछ मांग है जिसे भारत सरकार को पूरा करना होगा। शुरुआत में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में सिख राज्य पंजाब के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए मांगे सामने रखी गई। ये खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे थे। हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं। पूरा सिख समुदाय आज किसी भी हालत में भारत से अलग होना नहीं चाहता। हम तो सिर्फ भारत में ही सिखों की तरह रहना चाहते हैं, अपनी पहचान कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हमारे धार्मिक रीति रिवाज और नियमों में किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल ना करे। हम भारत में भारतीय की तरह ही रहना चाहते हैं। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए सिखों के द्वारा सरकार से ये सभी मांगे सामने आने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिसेंट्रलाइज कीजिए। हर बात पर दिल्ली से पंजाब में हस्तक्षेप सही नहीं है। चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए। हरियाणा के वो इलाके जहां आज भी पंजाबी बोली जाती है, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बीच में है, उन्हें पंजाब को वापस कर दिया जाए। पंजाब में लैंड रिफॉर्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। सोसाइटी के कमजोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। हम ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी की मांग करते हैं, जो भारत के हर गुरुद्वारे की देखरेख करेगी। पंजाब से बाहर जो पंजाबी भारत के दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। फौज में सिखों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा ली जाए।
सिख रेजिमेंट के तहत ही नहीं बल्कि सिखों को आर्मी में खुलकर जाने का अधिकार दिया जाए। शुरुआती दौर में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की सभी मांगों को लगभग मान भी लिया गया था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1970 के आते आते सिखों को ये लगने लगा कि ये रेजोल्यूशन अब सिर्फ नाम का रह गया है। भारत के नेता इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। आनंदपुर रेजोल्यूशन एक अलगाववादी और देश विरोधी मांग है। ये तो बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो भारत से अलग होने को लेकर कही गई हैं। यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात नहीं हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार इसे पूरा नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में आनंदपुर रेजोल्यूशन को दरकिनार कर दिया। ऐसे में शुरुआत से ही सिख समुदाय के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर एक विरोध की भावना थी, क्योंकि वो उनकी मांगों को मानने से इनकार कर रही थी और यहीं से सिखों की समस्या बढ़ने लगी। फिर आए भिंडरावाले, जिन्होंने खालिस्तान की छिपी हुई मांग को खुलकर उठाना शुरू किया और इंदिरा गांधी को जिस जरनैल सिंह भिंडरावाले की सत्ता में आने और उसकी ताकत बढ़ने का अफसोस था, कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा कांग्रेस से ही मिला था। 80 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले के सामने आने के साथ ही भारत में एक बार फिर बंटवारे की परिस्थितियां बनने लगी थीं। इस बार बंटवारा भारत पाक का नहीं बल्कि पंजाब और भारत का होगा। और इस तरह सामने आ रही थी खालिस्तान की मांग। खालिस्तान की मांग के साथ एक चेहरा जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी था, जिसने इंदिरा गांधी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया था। दमदमी टकसाल के 13वें जथेदार करतार सिंह खालसा के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले सिख धर्म की शिक्षा ले रहे थे। दमदमी टकसाल की बात की जाए तो ये अमृतसर के पास एक पंजाबी रीजनल स्कूल है, जहां सिख धर्म की शिक्षा दी जाती है। जरनैल सिंह मेरा सबसे काबिल बंदा है। दमदमी टकसाल को मेरे बाद यही आगे लेकर जाएगा। 1977 में करतार सिंह खालसा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद 31 साल के जरनैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का 14वां जथेदार बनाया गया। ये पंजाब के एक रिलीजियस स्कॉलर थे। यहीं से उनकी छवि सिखों के बीच संता के नाम से मशहूर हुई। उस समय पंजाब में इनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इनकी निजी जिंदगी की ओर चलें तो जरनैल सिंह की कहानी की शुरुआत 1947 से होती है। 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। पहले तो जरनैल सिंह भी आम सिख ही थे। जाट सिख समुदाय के लोगों की तरह ही उनका परिवार किसानों का परिवार था। लेकिन जैसे ही ये दमदमी टकसाल के लीडर बने, इनकी पॉलिटिकल छवि भी मजबूत होती गई। 1977 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी को पूरे देश के साथ पंजाब में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हमें अपनी राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव करना होगा। खासतौर पर पंजाब में अकाली दल की सरकार बहुत मजबूत है। अकाली दल की उस मजबूत सरकार को पंजाब का ही कोई जीता जागता चेहरा हरा सकता है। हमें एक ऐसा ही चेहरा तलाशना होगा। जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पंजाब से अपनी हार को जीत में बदलने के लिए पंजाब के एक उभरते हुए मजबूत चेहरे को तलाश रहे थे, उसी समय जरनैल सिंह की छवि भी पंजाब में लगातार मजबूत होती जा रही थी। जरनैल सिंह एक धार्मिक गुरु थे। इनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। एक संत की तरह सत्संग करते हुए ये गांव-गांव घूमा करते और अपनी छवि को मजबूत बनाने की कोशिश करते। संत होने के बावजूद भी जरनैल सिंह की छवि एक लड़ाके की तरह थी और उनकी इस इमेज से यंग सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करती थी। वो लोग जो सिख धर्म के प्रति समर्पित हैं, अपने वचनों का पालन करते हैं, सिख धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, शराब से दूर रहते हैं, वो ही सच्चे सिख हैं। भिंडरावाले सिख धर्म की सही नीतियों का प्रचार करने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के बीच लगातार अपने प्रवचन दिया करते। इसी बीच घरेलू मामलों को सुलझाने में भी वो लोगों की मदद करते रहते और लगातार युवाओं को सिख धर्म के लिए प्रेरित करते। ऐसे में वो पूरे सिख समुदाय के
रोल मॉडल बन गए थे। सिख धर्म की पछाण पगड़ी और दाढ़ी है और इसको कायम रखना आम सिख बंदे दा धर्म है। एक संत होने के बावजूद भी जरनैल सिंह भिंडरावाले का तेवर तीखा और मस्त मौला किस्म का था। वो किसी की नहीं सुनते थे, बस अपनी करते थे। भिंडरावाले को अपने साथ हथियार रखने में भी कोई परहेज नहीं था, बल्कि उनके फॉलोअर्स जो उनके साथ साथ चलते, उनके हाथों में भी बंदूक खुलेआम देखी जा सकती थी और उनके इस तेज रवैये ने उन्हें सिख युवाओं का चहेता बना दिया था। कुलदीप नैयर, भारत के फेमस जर्नलिस्ट और राइटर, अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, भिंडरावाले की पॉलिटिक्स जर्नी की शुरुआत 1977 के आसपास हुई थी और उसी समय देश में कांग्रेस हार चुकी थी। पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। ऐसे में संजय गांधी ने भिंडरावाले के उभरते चेहरे का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि एक संत को आगे बढ़ाने से पंजाब में कांग्रेस की छवि को मजबूत बनाया जा सकता है। संजय गांधी को ऐसे तरीके बड़ी जल्दी सूझते थे और इसमें इंदिरा गांधी ने भी उनका पूरा साथ दिया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में बताया है कि उस समय कांग्रेस पार्टी में ही सिख नेता ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने पंजाब के 2 प्रमुख संतों को संजय गांधी से मिलवाया। संजय गांधी की नजर में पहले संत की छवि तो कुछ खास नहीं जमी और उन्होंने अपनी रणनीति के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना, क्योंकि उनका तीखा रवैया संजय गांधी को भी अपनी रणनीतियों के लिए बिल्कुल सही लगा। कुलदीप नैयर की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक संजय गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से कहा, जरनैल सिंह भिंडरावाला ही अकाली दल को टक्कर देने के लिए सही व्यक्ति है। संजय गांधी भिंडरावाले से मिले और उन्हें मजबूत बनाया। पंजाबी अकाली दल के खिलाफ भिंडरावाले का इस्तेमाल करने की योजना संजय गांधी की थी। इस बात का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मिलता है। संजय गांधी के खास मित्र कमलनाथ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना के बाद कुलदीप नैयर से बातचीत के दौरान उन्हें बताया, भिंडरावाले जैसे कट्टरपंथी धर्मगुरु को बढ़ावा देना क्या सही था? देखिए, कांग्रेस की छवि पंजाब में बरकरार रखने के लिए हमने भिंडरावाले को चुना। हम उन्हें पैसा भी दिया करते थे, उनका पूरा सपोर्ट भी करते थे। अफसोस हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर आगे निकल जाएंगे। कमलनाथ और अपने बीच हुई बातचीत को कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में शामिल किया है, जिसमें भिंडरावाले की छवि को पंजाब में और मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया था। पंजाब में भिंडरावाले एक ऑर्थोडॉक्स सिख कम्युनिटी की तरह देखे जाते थे, जबकि उनके बिल्कुल विपरीत निरंकारी सिख और भिंडरावाले के ग्रुप के बीच हमेशा झड़प होती रहती थी। ऐसी ही झड़प 1978 में हुई, जिसने भिंडरावाले की छवि को और ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया। 13 अप्रैल 1978 में भिंडरावाले और निरंकारियों के बीच अमृतसर में झगड़ा हुआ। इसे झगड़ा कम खूनी संघर्ष कहना ज्यादा सही होगा। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 17 लोगों की मौत हो गई। कुलदीप नैयर अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखते हैं कि उस समय भिंडरावाले को कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। निरंकारी और भिंडरावाले के ग्रुप के बीच हुए झगड़े का भी कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भिंडरावाले के कदमों में जाकर बैठ जाया करते थे। उनकी दहशत बढ़ाने की कोशिश खुद कांग्रेस कर रही थी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के समर्थन पर कांग्रेस की सत्ता को मजबूत बनाने के लिए पंजाब में भिंडरावाले का चेहरा इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि थोड़े ही दिनों बाद उनकी ये कोशिश उन पर ही पलटवार करने वाली है और भिंडरावाले कांग्रेस और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बहुत ही चौंका देने वाले फैक्ट का खुलासा किया, क्योंकि वो अपने जमाने के मशहूर पत्रकार थे। वो 1977 से लेकर 1984 तक पंजाब में हो रही घटनाओं के साक्षी रह चुके हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले का बकायदा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू किसी और ने नहीं, उस समय पंजाब के जाने माने नेता ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने लिया था। संजय गांधी ने पंजाब में कांग्रेस की तरफ से भिंडरावाले का पूरा समर्थन किया था। निरंकारी और भिंडरावाले के सिखों के बीच जो दंगा हुआ था, उसी हमले को लेकर 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी के गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में नाम सामने आया जरनैल सिंह भिंडरावाले के आदमियों का।
कुलदीप नैयर ने मीडिया को बाद में यह भी बताया कि निरंकारी और सिखों के बीच जो हमेशा से एक तनाव चलता रहा था, उसे भिंडरावाले ने अपनी छवि मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि भिंडरावाले भी निरंकारियों के हमेशा खिलाफ रहते थे। इस तरह से धीरे धीरे पंजाब में दो सिख समुदायों के बीच ही झगड़े, मारपीट और दंगों जैसी खबर सामने आने लगी। कुलदीप नैयर इसी सिलसिले में एक बार भिंडरावाले का इंटरव्यू लेने भी गए थे। कुलदीप नैयर ने भिंडरावाले से पूछा, हमने हमेशा आपको हथियारबंद साथियों के साथ देखा है, ये हर वक्त अपने साथ इतने हथियारे लेकर क्यों घूमते हैं? पहला आप मैनू ये दसो कि पुलिस वाले हथियार लेकर क्यों घूमते हैं? पुलिस तो सरकार के लिए काम करती है, उन्हें तो ये अधिकार सरकार ने दिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ कि सरकार किदी आ। तीखे लहजे में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कुलदीप नैयर को कहा, पुलिस वालों ने अगर उनसे टक्कर ली तो उन्हें पता चलेगा कि सरकार किसकी है। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब वो भिंडरावाले के साथ बातचीत कर ही रहे थे, तभी कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह भी जरनैल सिंह से मिलने आए। इसके बाद कुलदीप नैयर ने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कुर्सी एक ही थी। कुलदीप नैयर की कुर्सी छोड़ देने के बावजूद भी स्वर्ण सिंह भिंडरावाले के सामने जमीन पर ही बैठ गए। ये हमारे संता हैं और संता के सामने मैं जमीन पर ही ठीक हूँ। भिंडरावाले को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का ही हाथ था। इस बात के गवाह वरिष्ठ पत्रकार हरिजय सिंह भी हैं। इसके पीछे कांग्रेस नेता ज्ञानी जेल सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। इन्होंने ही इंदिरा गांधी को इस बात की सलाह दी थी कि भिंडरावाले पंजाब पॉलिटिक्स से अकाली दल को निकाल बाहर फेंकेगा। कुलदीप नैयर और हरिजय सिंह के अलावा भी बीबीसी के पत्रकार मार्क टली और सतीश जेकब ने अपनी बुक अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल में इस बात का जिक्र किया है कि संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने खुद भिंडरावाले के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस के तहत एक नई पार्टी बनवाई। उस समय 1980 में पंजाब में हो रहे चुनाव में कांग्रेस की 3 सीटों के लिए भिंडरावाले ने खुलकर प्रचार प्रसार भी किया। इंदिरा गांधी ने भी इस बारे में बीबीसी इंटरव्यू के दौरान इनडायरेक्टली कहा था, मैम, पंजाब में भिंडरावाले का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्या आप उन्हें जानती हैं? क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं कि उनका कांग्रेस पार्टी के साथ लेन देन है। मैं किसी भिंडरावाले को सीधे तौर पर तो नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि चुनाव के दौरान वो हमारे ही किसी उम्मीदवार से मिलने आए थे, पर मुझे उस उम्मीदवार का नाम अच्छी तरह से याद नहीं है। ये भिंडरावाले का ही कमाल था कि कांग्रेस को 1980 के चुनाव में जीत हासिल हुई। लोकसभा की कुल 551 सीटों में से इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को 351 सीटें मिली और इसी दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भिंडरावाले के सपोर्ट के साथ ही अकाली दल को हरा दिया। अकाली दल पंजाब में कांग्रेस के हाथों हार गई और जीत का पूरा श्रेय भिंडरावाले को मिला। यानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने तुरंत देश का गृह मंत्री बनाया और कांग्रेसी नेता दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया। बस यही वो दौर था जहां से पंजाब में राजनीति का नया खेल शुरू हुआ। 1980 में कांग्रेस की पंजाब वापसी के बाद अकाली दल सत्ता से बाहर हो चुकी थी। अब हार चुकी अकाली दल ने अपने पुराने एजेंडा को लेकर आवाज उठानी शुरू की। आनंदपुर रेजोल्यूशन को भूलना सही नहीं है। सरकार 1973 के इस रेजोल्यूशन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ये सिखों के हित में नहीं है। हमें हमारा चंडीगढ़ वापस चाहिए। नदियों का पानी पंजाब का हक है। अगर पंजाब अपने आप में एक सक्षम राज्य नहीं बना तो खालिस्तान की मांग वापस उठने लगेगी। लगातार अकाली दल के सपोर्ट में पंजाब में इस तरह की बातें उठनी शुरू हो गई थी। तभी देश के हर दूसरे राज्य की तरह पंजाब में भी जनगणना का वक्त यानी सेंसस का समय आ गया और जनगणना ने धर्म, जाति और भाषा को लेकर एक नया विवाद खड़ा किया। पंजाब की राजनीति एक बार फिर गर्म होने लगी। पंजाब की राजनीति जनगणना के नाम पर जिस तरह से अपनी करवट बदल रही थी, इससे अखबार के पन्ने भी अछूते नहीं रहे। पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार पंजाब केसरी के मालिक और चीफ एडिटर लाला जगत नारायण सिंह ने उस दौरान एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने बताया, पंजाब में 1981 की जनगणना चल रही है।
ये ना तो सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के हर राज्य में हो रहा है। लेकिन पंजाब में भाषा को लेकर विवाद उठने लगा है। जनगणना में लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जा रही है। हिंदी बोलने वाले हिंदी बता रहे हैं, तो जब पंजाबियों ने अपनी मातृभाषा के रूप में पंजाबी का नाम लिया तो विवाद बढ़ने लगा है। जनगणना के अधिकारियों ने कहा कि उनकी भी मातृभाषा हिंदी है, वो पंजाबी नहीं बता सकते। वहीं दूसरी ओर पंजाब में रहने वाले हिंदुओं से भी कहा जा रहा है कि वो अपनी भाषा हिंदी नहीं बल्कि पंजाबी बताएं। भाषा के नाम पर यह सियासत गलत है। जो जिसकी भाषा है उसे वही बतानी चाहिए। भिंडरावाले भी उन्हीं लोगों में से एक थे जो पंजाबी भाषा को लेकर उठ रहे सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। भिंडरावाले ने अपने समर्थकों की मीटिंग के दौरान उनसे कहा, ए हिंदू हमें धोखा दे रहे हैं। हिंदी साडी मातर भाषा नहीं है। हम जन्म ते मरण विच पंजाबी ही बोलते आए हैं। एक और भिंडरावाले की बातें लोगों के बीच गूंज रही थी, तो दूसरी ओर हर रोज सुबह के अखबार पंजाब केसरी में जनगणना को लेकर लाला जगत नारायण आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स छाप रहे थे। पंजाबियों की भाषा को लेकर उठ रहे विवाद को बढ़ावा अखबारों ने भी दिया। सतीश जेकब जो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बताया, लाला जगत नारायण भी भले ही जनगणना में हिंदी और पंजाबी को लेकर उठ रहे सवालों का विरोध कर रहे थे, पर उन्होंने साथ ही भिंडरावाले के तरीकों का भी विरोध किया। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि भिंडरावाले कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और ये सब गलत है। इनका तरीका पंजाब की शांति को भंग कर रहा है। पंजाब का सियासी माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। पंजाब केसरी में पंजाब और भिंडरावाले को लेकर लगातार छप रही खबरों ने लाला जगत नारायण को पूरे पंजाब में बहुत फेमस बना दिया था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने जलती आग में घी डालने का काम किया। 9 सितंबर 1981 पटियाला जालंधर हाईवे से पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के लेखक लाला जगत नारायण गुजर रहे थे। लाला जगत नारायण ने एक दिन पहले ही अपने आर्टिकल के जरिए भिंडरावाले के तरीकों पर सवाल उठाया था और दूसरे दिन ही कुछ बंदूकधारियों ने हाईवे में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लाला जगत नारायण के कलम को तो चलने से रोक दिया गया, पर दूसरे दिन अखबार या मीडिया में एक ही तरह की खबरें छाई रही। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भिंडरावाले ने लाला जगत नारायण की हत्या करवा दी। लाला जगत नारायण मारे गए, आरोप भिंडरावाले पर है। सतीश जेकब बताते हैं कि उन्होंने लाला जगत नारायण की हत्या और उसके बाद हुई पूरी कार्रवाई की रिपोर्टिंग खुद की थी। हत्या के आरोप में पंजाब पुलिस ने भिंडरावाले के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। उस समय भिंडरावाले किसी काम से हरियाणा के चंडोकला में था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद भी उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें उनकी प्राइवेट गाड़ी में आराम से हरियाणा से पंजाब तक आने दिया गया। चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर कांग्रेस के राजनेता, कोई भी भिंडरावाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे जानबूझकर उसे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पंजाब की आम जनता भिंडरावाले के नाम से ही डरने लगे। फिर जब दबाव ज्यादा बढ़ने लगा, पंजाब सरकार के साथ पुलिस पर भी सवाल उठे, तो 15 सितंबर को भिंडरावाले को अमृतसर गुरुद्वारे से अरेस्ट कर लिया गया। कहा यह भी जाता है कि भले ही भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कांग्रेस आज भी इनके सपोर्ट में थी और इंदिरा गांधी की मर्जी से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। यहाँ तक कि उस दौर के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान सबके सामने कहा, जरनैल सिंह भिंडरावाले को जमानत पर रिहा कर दिया गया है क्योंकि लाला जगत नारायण हत्या के मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आया। न सिर्फ पार्लियामेंट में ये घोषणा की गई, बल्कि पुलिस की कार्रवाई भी रोक दी गई। एक तरफ लाला जगत नारायण की हत्या पर बार बार सवाल उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी समय पंजाब में खालिस्तान की मांग वापस से उठने लगी। अकाली दल के नेताओं ने खालिस्तान की मांग को बढ़ चढ़कर पेश करना शुरू किया और इसके साथ ही पंजाब में खून खराबे के केसेस लगातार बढ़ने लगे। पंजाब में माहौल इतना खराब होने लगा कि इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी उठने लगी। पार्लियामेंट सेशन के दौरान सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने सीधे कांग्रेस सरकार पर धावा बोलते हुए उनसे सवाल पूछा। मैं सदन के सामने खुलकर यह कहना चाहता हूं कि जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर न सिर्फ कांग्रेस का हाथ है
बल्कि अकाली दल भी उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। 2 पार्टियों का सपोर्ट पाकर जर्नैल सिंह भिंडरावाले आराम से आतंकी दंगे फैलाते हुए पंजाब में घूम रहा है। अब इस पर दिल्ली की सरकार क्या कहेगी, जब पिछले 10 दिन तक भिंडरावाले अपने हथियारबंद साथियों के साथ दिल्ली की सड़कों में घूमता रहा और किसी ने उससे एक सवाल तक नहीं पूछा। संसद में लगातार उठ रहे सवालों का जवाब ना तो अकाली दल के पास था और ना ही कांग्रेस के पास। किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर भिंडरावाले की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हथियारबंद साथियों के साथ दिल्ली से लेकर मुंबई की सड़कों में बेखौफ घूमता रहा। कुलदीप नैयर और सतीश जेकब जैसे पत्रकारों ने आज मीडिया के सामने ये खुलकर कहा है कि अगर उस वक्त दिल्ली से मुंबई और मुंबई से अमृतसर जाने वाले रास्ते पर भिंडरावाले को हथियार रखने के अपराध में कांग्रेस सरकार द्वारा रोका जाता तो शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार की जरूरत ही नहीं पड़ती। पंजाब में अपना अस्तित्व वापस लाने के लिए अकाली दल को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का सहारा लेना पड़ा। इस रेजोल्यूशन के जरिए सिख कम्युनिटी सरकार से पंजाब को लेकर बहुत सी मांगे पहले ही रख चुकी थी, लेकिन 1981 सितंबर में 15 और अलग डिमांडों को इसमें जोड़ा गया और यहीं से धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई। जनगणना के दौरान पंजाबी भाषा को लेकर जो मुद्दे उठाए गए थे, उसका असर धर्म युद्ध मोर्चा के रूप में सामने आया। हालांकि पहले अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले का समूह अलग अलग काम कर रहा था। पंजाब की संस्कृति और पंजाब की भाषा को बचाने के लिए अकाली दल ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ मिलकर 4 अगस्त 1982 को पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे धर्म युद्ध मोर्चा कहा गया। पर देखा जाए तो अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले का एक साथ आना बहुत बड़ी बात थी। इनके एक साथ मिलकर काम करने से पहले भी पंजाब में बहुत राजनीति हुई और तब जाकर कहीं धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई। पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण, जिन्हें संदिग्ध तरीके से उनकी कार में ही गोलियों से मार दिया गया था, उनको लेकर सवाल अभी भी बाकी था। सवाल था कि अकाली दल ने उन्हें मारा या जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने। शक की नजरें जर्नैल सिंह भिंडरावाले पर ज्यादा उठ रही थी। हालांकि कोर्ट ने जर्नैल सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया, पर कारण जो सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से थे। सिखों के बीच चर्चा होती रही। लाला जगत नारायण आर्य समाज से हैं। उन्हें पंजाबियों के पंजाबी बोलने से परहेज नहीं था, पर वो चाहते थे कि हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा हिंदी ही बताएं जब जनगणना के लिए लोग उनके घर जाएं। वो पंजाब केसरी अखबार के जरिए पंजाबियों को उनकी मातृभाषा को लेकर भड़काना चाहते थे। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के कट्टरपंथी सिखों के बीच जो झड़प हुई, उसके गवाह लाला जगत नारायण थे, लेकिन उन्होंने निरंकारियों को लेकर सही गवाही नहीं दी। इसलिए भी भिंडरावाले के आदमियों ने उन्हें मार गिराया। एक तरह से देखा जाए तो लाला जगत नारायण सिंह आर्य समाज से संबंध रखते थे और इनका मानना था कि पंजाब में जो हिंदी भाषी हिंदू रहते हैं वो पंजाबियों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी भाषा पंजाबी न बताएं। अगर वो हमेशा हिंदी में ही बातचीत करते हैं तो उन्हें अपनी भाषा हिंदी ही बतानी चाहिए। और उनकी इन बातों से भिंडरावाले और अकाली दल दोनों नाराज थे। वहीं पंजाब में हुए निरंकारी और कट्टरपंथी सिखों के बीच के उस दंगे पर आज सारे सबूतों को देखा जाए तो दोनों तरफ बहुत से लोग मारे गए थे। दोषी गुरबचन सिंह और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को बनाया जाता है, पर दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में बाबा गुरबचन सिंह, जो निरंकारियों के लीडर थे, उन्हें भी मार डाला गया और उनकी हत्या का आरोप भी भिंडरावाले के ऊपर ही आया। कहा जाता है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने निरंकारी और सिखों के बीच हुए हमले में मारे गए कट्टरपंथी सिख का बदला बाबा गुरबचन सिंह को मारकर ले लिया था। पंजाब की स्थिति बिगाड़ने में एक नाम और जो सामने आता है वो है चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह का। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में वापस से बनी, तब कांग्रेस ने पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। दरबारा सिंह शुरू से ही भिंडरावाले की राजनीतिक छवि और उनकी करतूतों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। भिंडरावाले का तरीका गलत है। वो पंजाब में दंगे और फसाद की जड़ बन चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने भिंडरावाले को दबाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके इस फैसले को उस दौरान के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने काट दिया, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने ही भिंडरावाले का साहस बढ़ाया था। दरबारा सिंह जी,
हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की जीत में भिंडरावाले का हाथ है। ऐसे में उसे दबाया नहीं जा सकता। इन सभी मामलों में भिंडरावाले को कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। भिंडरावाले ने इसे लेकर पंजाब में एक स्पीच भी दी। मेरे इतने दिन की मेहनत के बाद सिखों के बीच और पूरे भारत में मैं जो मजबूत छवि नहीं बना पाया था, इस कुछ दिन की गिरफ्तारी ने मेरी छवि को और भी मजबूत कर दिया। अब अकाली दल को यह महसूस हो चुका था कि अगर उन्हें पंजाब की राजनीति में अपने कदम जमाए रखने हैं तो भिंडरावाले से समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं जरनैल सिंह भिंडरावाले को यह भी महसूस होने लगा कि सरकार, आर्मी, पुलिस, अकाली दल और निरंकारी सब उनके विरोध में जा रहे हैं। इसलिए वो पंजाब को लेकर जो भी चाहते थे उसके लिए अब अकाली दल से हाथ मिलाना उन्होंने भी बेहतर समझा। और यही हाल अकाली दल का भी था। अकाली दल को भी ये मालूम पड़ गया था कि सिखों के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले एक बहुत बड़ा नाम है। खास तौर पर अगर युवाओं के बीच पहचान बनानी है तो भिंडरावाले का सहारा लेना जरूरी है और पंजाब की राजनीति में बने रहने के लिए उन्हें इनसे समझौता कर लेना चाहिए। पंजाब में सिखों का अलग अलग होना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते रहे तो पंजाब का भला नहीं हो पाएगा। हमें मतभेदों को भूलकर एक साथ काम करना होगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए एकजुट होना जरूरी है और इसी में सिख और पंजाब का भला है। अकाली दल पहले भिंडरावाले से हाथ मिलाने में कतरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISSF के जरिए युवक और जितने भी स्टूडेंट इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे वो भी भिंडरावाले के सपोर्ट में चले गए, अकाली दल अब पंजाब में कमजोर पड़ने लगा था। ऐसे में अकाली दल के लीडर हरचरण सिंह लोंगोवाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अकाली दल ने उस समय जो फैसला लिया था वो आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं। जब भी धर्म की बात सामने आती है लोग राजनेताओं से ज्यादा धार्मिक गुरुओं पर भरोसा करते हैं और ऐसा ही उस वक्त पंजाब में हो रहा था क्योंकि भिंडरावाले को एक संत की तरह देखा जाता था। संता कह कहकर सिख उनका सम्मान किया करते थे, इसलिए सिखों के बीच अकाली दल से ज्यादा भिंडरावाले की छवि मजबूत हो गई थी। अकाली दल पंजाब सूबा और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के मुद्दे को जेकर केंद्र सरकार के बीच उठाना चाहता है तो हमें एक ऐसी मजबूत छवि की जरूरत है जिसे सिख अच्छे से पहचानते हो और वो चेहरा आज पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले का है। इसलिए सारे मतभेद भूलकर जरनैल सिंह से समझौता करने में ही भलाई है। इस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाले और हरचरण सिंह लोंगोवाल की लीडरशिप में अकाली दल ने मिलकर अगस्त 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की, जहां पर पंजाब को एक ऑटोनॉमी स्टेट बनाने की मांग की गई। इसे लेकर बहुत से विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। पंजाब की हालत अब बदलने लगी थी। जगह जगह सिख पंजाब की ऑटोनॉमी की मांग को लेकर धर्म युद्ध मोर्चा पॉलिटिकल आंदोलन पर धरना देकर बैठने लगे थे। अकाली लीडर अपने अरदास या यूं कहें प्रेयर्स के जरिए अकाली तख्त से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करने की लगातार मांग कर रहे थे। जब तक सरकार आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और पंजाबी सूबा मूवमेंट में रखी गई मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक पंजाब में ये मोर्चे चलते रहेंगे। अकाली दल के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले अब धर्म युद्ध मोर्चा राजनीतिक आंदोलन के जरिए पंजाबी सूबा मूवमेंट और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। अब ये वक्त कांग्रेस पर पलटवार का था। संजय गांधी ने दरबारा सिंह से कहा, दरबारा सिंह जी, अब तो पंजाब की राजनीतिक गतिविधियां कांग्रेस के खिलाफ हो चली हैं। पंजाब से केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला जा रहा है। हम पंजाब को ऑटोनॉमी कैसे दे सकते हैं? आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको धर्म युद्ध मोर्चा के तहत हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को रोकना होगा। अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कीजिए। दरबारा सिंह जो पहले से ही भिंडरावाले के खिलाफ थे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी। कांग्रेस ने जिस भिंडरावाले को पंजाब में अपनी राजनीतिक छवि मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया था, वो भिंडरावाले अब उनके ही सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन अकाली दल से मिलकर पंजाब में एक अलग तरह की ही राजनीति चला रहे थे।
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दरबारा सिंह को आदेश मिले और दरबारा सिंह ने धर्म युद्ध मोर्चा के तहत हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की छूट दे दी। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की और पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही पुलिस ने 30,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस तरह से मारे गए लोग और गिरफ्तार हुए सिखों के कारण पंजाब में केंद्र सरकार को लेकर विरोध और ज्यादा बढ़ने लगा। अब आनंदपुर रेजोल्यूशन के एक और मुद्दे को धर्म युद्ध मोर्चा के तहत बढ़ावा दिया गया, जिसे नहर रोको मोर्चा भी कहा जाता है। कांग्रेस की सरकार ने आनंदपुर रेजोल्यूशन के दौरान हमसे यह वादा किया था कि वो पंजाब के गांव में पानी की कमी नहीं होने देगी, लेकिन पंजाब की नहरों का पानी पड़ोसी सूबों में जा रहा है और यह गलत है। SYL कनाल में पंजाब का हक है, हरियाणा का नहीं। हम नहरों का पानी रोक देंगे। भिंडरावाले की लीडरशिप में 24 अप्रैल 1982 को अकाली दल ने पंजाब के गांव कापूरी से नहर रोको मोर्चा की शुरुआत की। उस दौरान पंजाब में सतलुज और यमुना नदी को जोड़कर एक नहर बनाई जा रही थी, जिसका पानी पंजाब के साथ साथ हरियाणा की तरफ भी जाता। इसे लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। भारत में सतलुज और यमुना नदी को जोड़ने के लिए 214 किलोमीटर लंबी ये नहर परियोजना थी। उस दौरान इसमें कई बाधाएं सामने आईं। नहर रोको मोर्चा की शुरुआत भले ही 1982 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें 1966 में पंजाब और हरियाणा के डिवीजन से जुड़ी हुई हैं। जब पंजाब और हरियाणा राज्य अलग हुए, तब नदियों के जल को लेकर भी विवाद उठने लगा था। उस समय इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि नहर का जल दोनों राज्यों को मिलेगा, पर नहर रोको मोर्चे के तहत पंजाब ने नहर का काम पूरी तरह से रुकवा दिया। तब से लेकर आज तक समय समय पर इसे लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। तब से लेकर आज तक SYL नहर पूरी तरह से नहीं बन पाई है। सिख भरा ये समझ लैन कि इस नहर दे बनन तो ज्यादा लाभ पंजाब को नहीं, हरियाणा को होगा। यमुना और सतलज का ज्यादा पानी हरियाणा के खेतों में जाएगा। नहर रोको मोर्चा की शुरुआत गांव से की गई थी। इससे पंजाब के गांव में रहने वाले सिख और किसान भी भिंडरावाले और अकाली दल के धर्म युद्ध मोर्चा का हिस्सा बन चुके थे। अब दंगों और धरने पंजाब के गांव में भी दिखाई देने लगे थे। गोल्डन टेम्पल, या चाहे कहें स्वर्ण मंदिर, या फिर आप कह सकते हैं सिख धर्म की आस्था का केंद्र, जो अकाल तख्त और दरबार साहिब से जुड़ी हुई है। यह पवित्र स्थान जो सिख धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। पंजाब में हो रहे दंगे हों या ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर इंदिरा गांधी की हत्या, चाहे बात करें सिखों के साथ हुए हादसे की, या फिर हम नजर घुमाएं बंटवारे के दौरान 1947 के भारत से लेकर 1984 के दहकते पंजाब की। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ये सिख धर्म आखिर है क्या। सिख धर्म हिंदुस्तान का एक प्रमुख धर्म है। हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऐसे कई धर्म बड़ी शांति से इतिहास के पिछले पन्ने से आज की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिख धर्म की बात की जाए तो इसकी शुरुआत इंडियन सबकॉन्टिनेंट से 15वीं शताब्दी के दौरान पंजाब रीजन से शुरू हुई थी और इसी धर्म को मानने वाले खुद को सिख बुलाते हैं और अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को गुरुमन या वे ऑफ गुरु भी कहते हैं। इस धर्म के इतिहास की तरफ नजर घुमाएं तो इसकी नींव गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी के दौरान रखी थी और इसके बाद 9 धर्म गुरु सिख धर्म में और हुए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें आखिरी गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब में खुद को समर्पित कर लिया था। इसके बाद से अनंत काल तक सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब भी उनके धर्म गुरु हैं। इसी धर्म ग्रंथ को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। सिखों के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब सवाल ये भी उठता है कि दुनिया में बहुत से सिख रहते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी पंजाब में है। इसी तरह दुनिया में सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा इस दुनिया में सिखों की सबसे पवित्र जगह मानी गई है। माना जाता है कि इस धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा
स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 1984 में हमला हुआ। अकाल तख्त, दरबार साहिब और सिखों के पवित्र ग्रंथों को नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी मुस्लिम और अफगानी इन्वेडर्स ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था, लेकिन बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मुस्लिम और अफगानियों को हराकर पंजाब को एक साम्राज्य की तरह न सिर्फ बसाया, बल्कि स्वर्ण मंदिर का दोबारा से निर्माण भी कराया। यहीं इसी मंदिर कैंपस में अकाल तख्त भी है, जिसे सिख के धर्म गुरुओं का सेंटर कहा जाता है। अकाल तख्त के निर्माण से भी जुड़ी एक रोचक कहानी है। इसे भारत में मुस्लिम शासन के दौरान मुगल बादशाह के तख्त से 1 फीट ऊपर बनाया गया था, ये बताने के लिए कि राजा और मुगल बादशाह धर्म गुरुओं से नीचे ही रहेंगे। इसी अकाल तख्त को पहले अकाल बंगा कहा जाता था, जिसे सिखों के 6वें धर्मगुरु गुरु हरगोबिंद ने बनवाया था। अब बात आती है कि जो अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर का पूरा परिसर सिख धर्म में बहुत ज्यादा मायने रखता था, वहां एक सिख धर्मगुरु संत, जिसे भारत की फौज आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी नाम देती रही है, उसने अकाल तख्त पर कब्जा कैसे किया? क्योंकि जब वो धर्मगुरु थे तो उन्हें भी अकाल तख्त की अहमियत का पता था। फिर अकाल तख्त पर भारी मात्रा में गोला बारूद, गन जैसे हथियार क्यों रखे गए? एक पवित्र जगह की कीमत संता कहे जाने वाले भिंडरावाले ने क्यों नहीं समझी? अकाल तख्त पर कब्जा करने की शुरुआत भी धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान ही हो चुकी थी। जुलाई 1982 में अकाल तख्त को लेकर सिखों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी बड़ी घटना का बीज बना। अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरावाले से कहा, आप एक संत हैं, सिख आपको गुरु मानते हैं। ऐसे में सिख धर्म के हित के लिए हम सब ने मिलकर जिस लड़ाई की शुरुआत की है, हमारे उस धर्म युद्ध मोर्चे की सफलता के लिए मैं आपको गोल्डन टेम्पल कंपाउंड में रहने का न्योता देता हूं। अकाली दल 1982 के दौरान पंजाब से ही शुरू हुए सिखों का एक पॉलिटिकल ग्रुप था, इसलिए अकाली दल और भिंडरावाले के इस फैसले के खिलाफ कोई सिख नहीं गया। लेकिन शुरुआत में भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल कंपाउंड में रहने की इजाजत दी गई थी, अकाल तख्त पर बैठने की नहीं। मेरे सिख भराओ, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले हमारे लीडर हैं। यही वो छड़ी है जिसके जरिए हम केंद्र सरकार पर वार कर सकते हैं। भिंडरावाले भी तो यही चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी हर तरह की मूवमेंट को वो गोल्डन टेम्पल कंपाउंड के अंदर रहकर बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन में से कोई भी अगर गोल्डन टेम्पल पर हमला करता है तो पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी भारत सरकार के खिलाफ हो जाएगी। पर भिंडरावाले की ये गलतफहमी जल्द ही खत्म होने वाली थी। 19 जुलाई 1982 में भिंडरावाले ने अपने 200 हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया। यहीं गेस्ट हाउस में बैठकर भिंडरावाले पंजाब के लोकल लोगों की, गांव के लोगों की प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़ी अलग अलग तरह की समस्याओं को मिनटों में सुलझा दिया करते थे, और लोगों के अंदर उनके लिए आस्था इतनी ज्यादा थी कि विवाद में उलझी दोनों पार्टीज उनके फैसले को आसानी से मान लेती थी। इससे लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। बीबीसी के रिपोर्टर सतीश जेकब ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। अजीब आदमी था वो, संत भी था और सोल्जर भी। इसके साथ ही उसे टेलीविजन में आने का बड़ा शौक था। वो इंटरनेशनल, नेशनल टेलीविजन और जर्नलिस्ट को स्वर्ण मंदिर टेम्पल में इंटरव्यू के लिए आसानी से आने देता था और उनके सवालों के जवाब भी देता था। खबरों में छाए रहना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए कई बार मैं भी उनके इंटरव्यू के लिए बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज की तरफ से स्वर्ण मंदिर के अंदर गया था। 23 अप्रैल 1983 को स्वर्ण मंदिर टेम्पल की सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी चर्चा आज तक होती है। पंजाब पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल की 23 अप्रैल 1983 को हरमंदिर साहिब की सीढ़ियों पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इल्जाम एक बार फिर भिंडरावाले के साथियों पर लगाया गया। बताया जाता है कि मंदिर के अंदर से ही भिंडरावाले के साथियों ने सीढ़ियों से नीचे उतर रहे इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल पर गोलियां चला दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
इस दौरान भिंडरावाले और उनके साथियों के डर और दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई घंटों तक इंस्पेक्टर एएस अटवाल की लाश वहीं सीढ़ियों पर पड़ी रही। पुलिस या फिर उनके घर से कोई भी उस लाश के करीब तक नहीं आया। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से इंस्पेक्टर अटवाल की हत्या की गई थी, उस दौरान उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ गुरुद्वारा माथा टेकने गए थे। ऐसे में अकाली दल के लीडर लोंगेवाल ने पूरा इल्जाम कांग्रेस सरकार पर डाल दिया। अटवाल की हत्या में अकाली दल या सिखों का कोई हाथ नहीं है। डीआईजी का मर्डर कांग्रेस के जरिए पंजाब की सत्ता पर बैठे दरबारा सिंह ने करवाया है। जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर की लाश को कई घंटे तक उठाने से सब डरते रहे, तब पंजाब चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह ने भिंडरावाले से बात भी की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पुलिस ऑफिसर के जवानों को लाश उठाने दी जाए और आगे से कोई जवाबी हमला न हो। संता अफसर की लाश कई घंटे से मंदिर में पड़ी हुई है। मेरी विनती है, अपने आदमियों को कह दो कि पुलिस लाश लेने आए तो कोई जवाबी हमला ना हो। ठीक है, आके लाश उठा के ला जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 1983 तक मंदिर का पूरा परिसर भिंडरावाले और उनके साथियों के कब्जे में आ चुका था। वैसे इसके बावजूद भी लोग गुरुद्वारे मत्था टेकने आया करते थे। लोगों की आस्था पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन मंदिर में लगातार बाहर से गोला, बारूद और हथियार लाकर रखे जा रहे थे। उस समय कांग्रेस और अकाली दल सभी को इस बात की जानकारी थी, लेकिन किसी ने भी भिंडरावाले और उसके साथियों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई।